हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है हमारे चैनल पर। मेरा नाम है ध्रुव और आप देख रहे हैं द लर्नर्स कम्युनिटी। आज की वीडियो में हम बात करेंगे थर्ड सेमेस्टर के जेनरिक इलेक्टिव पॉलिटिकल साइंस सब्जेक्ट के बारे में। सब्जेक्ट का नाम है नेशनलिज्म इन इंडिया। आज की वीडियो में इस सब्जेक्ट के सिलेबस को प्लस आपका जो प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर था हम उसको कवर अप करेंगे और देखेंगे कि आप क्वेश्चन पेपर में जो क्वेश्चन पूछे गए हैं उनके आंसर में आप कौन कौन से पॉइंटों को एक्सप्लेन कर सकते हैं ताकि आपका जो आंसर है वो सही प्रकार से लिखा जाए। ठीक है, और वो पॉइंट मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा तो आपको एक आइडिया लग जाएगा कि आंसर राइटिंग किस प्रकार से होगी। वीडियो को कंप्लीट देखिएगा। चलिए शुरू करते हैं। ये आपका सिलेबस है, जेनरिक इलेक्टिव पॉलिटिकल साइंस सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट का नाम है नेशनलिज्म इन इंडिया। अब हम बात करें यहाँ पे तो टोटल नंबर ऑफ यूनिट जो है आपकी किताब में वो 5 यूनिट है। ठीक है, आपको लमसम 5 यूनिट को कवर अप करना है। 5 यूनिट से ही आपका जो पूरा का पूरा है सिलेबस, उसी में से आपका क्वेश्चन पेपर बनाया जाएगा। यूनिट 1 जो है वो नेशनलिज्म की अप्रोचेस के बारे में है। ठीक है, इन इंडिया भारत में जो नेशनलिज्म के अप्रोच है उनके बारे में है, उसके बारे में आपको स्टडी करनी है, जैसे नेशनलिस्ट, ठीक है, इम्पीरियलिस्ट, मार्क्सिस्ट और सबल्टर्न, ये सारी चीजें। फिर यूनिट 2 में आ जाता है रिफॉर्मिज्म एंड एंटी रिफॉर्मिज्म इन अ 19th सेंचुरी। ठीक है, 19वीं सेंचुरी में हम बात करें तो जो एंटी रिफॉर्म और रिफॉर्मिज्म चल रहा था उसके बारे में बात करी गई है। मेजर सोशल एंड रिलीजियस मूवमेंट जो कि 19वीं शताब्दी में चलाए गए थे, ठीक है, 19th सेंचुरी में चलाए गए थे, तो वो जो मेजर बड़े बड़े रिलीजियस मूवमेंट्स या फिर धार्मिक जो मूवमेंट चलाए गए थे, आंदोलन हुए थे, उनके बारे में बात की गई। यूनिट नंबर 3 आता है। यूनिट नंबर 3 है नेशनलिस्ट पॉलिटिक्स के बारे में और उसके एक्सपेंशन के बारे में ऑफ इट्स सोशल बेस। जो नेशनलिस्ट पॉलिटिक्स और उसका जो एक्सपेंशन हुआ था किसको, सोशल बेस को लेकर, उसके बारे में ये यूनिट नंबर 3 है। इसमें आपको गांधी जी के बारे में पढ़ने को मिलेगा, मास मोबिलाइजेशन के बारे में पढ़ने को मिलेगा। ठीक है, नॉन कॉर्पोरेशन, सॉरी, नॉन कोऑपरेशन जो मूवमेंट है उसके बारे में पढ़ने को मिलेगा, सिविल डिसोबीडियंस के बारे में पढ़ना पड़ेगा। मतलब इसमें जो आप कह सकते हैं कि नेशनल मूवमेंट्स चलाए गए थे भारत में, उन सब चीजों के बारे में आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। ठीक है, यूनिट नंबर 4 आता है जो कि है सोशल मूवमेंट्स के बारे में। ठीक है, सोशली जो बड़े बड़े आप कह सकते हैं कि आंदोलन चलाए गए थे उनके बारे में आपको, जैसे कि वुमेन एंड एंटी कास्ट मूवमेंट चलाया गया था। ठीक है, महिलाओं को लेकर, और जो आप कह सकते हैं ना एंटी कास्ट, मतलब कास्ट सिस्टम को हटाने के लिए पूरी तरह से, उसके लिए जो आंदोलन चलाए गए थे वो हो गए। फिर वर्कर्स के द्वारा चलाया गया था। फिर जो ट्राइबल्स होते हैं, ठीक है, अन्य जातियों वाले लोग, उनके बारे में चलाया गया था। तो ये सारी चीजें आपको यूनिट नंबर 4 में पढ़नी है। यूनिट नंबर 5 जो आता है वो आता है पार्टीशन के बारे में, इंडिपेंडेंस एंड इंटीग्रेशन ऑफ स्टेट्स के बारे में आ जाता है। ठीक है, भारत का जो पार्टीशन हुआ था 1947 में, उसके अराउंड ये वाला चैप्टर घूमता है, मतलब यूनिट घूमती है। आपको इंडिपेंडेंस मतलब आजादी के बारे में, और फिर इंटीग्रेशंस मतलब जो भारत में जब आजादी हुई थी तो बहुत सारे जो स्टेट थे वो अलग अलग थे। ठीक है, तो उन सबको जोड़ने में किन लोगों ने काम करा, किस प्रकार से ये प्रोसेस हुआ था, ये सारी चीजें इसमें आ जाती है। ठीक है, तो ये टोटल नंबर ऑफ यूनिट 5 है। आपको इन पांचों में से ही सिलेबस जो है उसी में से आपका क्वेश्चन पेपर बनेगा। तो आपको इन 5 यूनिट्स की जो बेसिक डिटेल्स है उनको पढ़ के जाना है। बाकी मैं आपको इस वीडियो में प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर प्लस उसके जो आंसर पॉइंट्स है वो मैं आपको अब दिखाता हूँ। ये आपका क्वेश्चन पेपर है थर्ड सेमेस्टर का, जेनरिक इलेक्टिव पॉलिटिकल साइंस। सब्जेक्ट का नाम है नेशनलिज्म इन इंडिया और ये आपका यूनिक पेपर कोड है। अब हम यहाँ से इस सब्जेक्ट के क्वेश्चन पेपर को देखेंगे, किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं वो सब देखेंगे, और आप आंसर में कौन कौन से पॉइंट बना सकते हैं इजीली, जो कि आपकी हेल्प करेंगे आंसर को और ज्यादा एक्सप्लेन करने में, वो हम यहाँ से देखेंगे। ठीक है, टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन आपको 10 करने हैं। 10 मतलब 10 क्वेश्चन दिए गए हैं जिसमें से आपको टोटल 5 ही क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं। ठीक है, 5 क्वेश्चन का हिसाब किताब कुछ ऐसा है कि 18 नंबर का आपका हर एक क्वेश्चन होगा और 18-18 नंबर के आपको 5 क्वेश्चन करने हैं। 90 नंबर का आपका जो पेपर है वो तैयार हो जाएगा, जो कि यहाँ पे भी बताया गया है। मैक्सिमम मार्क्स 90 नंबर का आपको पेपर देखने को मिलेगा। 3 घंटे का आपको टाइम दिया जाएगा। ठीक है, तो ये हो जाती है बेसिक डिटेल आपके क्वेश्चन पेपर के बारे में। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन पेपर में क्वेश्चन किस किस टाइप के आते हैं और उनका आपको पॉइंट क्या क्या बनाना है। जो आपका पहला क्वेश्चन है, ठीक है, ये आप देख सकते हैं, ये क्वेश्चन पेपर है। हमने यहाँ पे क्वेश्चन को जो कट करके लगाया हुआ है तो वो यहाँ से है। क्वेश्चन नंबर 1 जिसमें पूछा गया है राष्ट्रवाद क्या है, राष्ट्रवाद के सबल्टन उपागम की विवेचना कीजिए। ठीक है, नेशनलिज्म और नेशनलिज्म के जो सबल्टन जो अप्रोच है वो आपको यहाँ पे बतानी है। ठीक है, तो अब आप आंसर में किस प्रकार से लिखेंगे, हमने यहाँ लमसम आपको 7 पॉइंट, मतलब 6 से 7 पॉइंट आपको बताए हैं, जो कि अपने आप आंसर में एक्सप्लेन कर सकते हैं, जो कि आपकी हेल्प करेंगे। ठीक है, मेन आंसर में जब आप लिखना चालू करेंगे तो आप सबसे पहले बताएंगे राष्ट्रवाद के बारे में। ठीक है,
सबसे पहला जो पॉइंट बनेगा वो बनेगा राष्ट्रवाद के बारे में। आप राष्ट्रवाद के बारे में जितनी भी जानकारी है, जैसे राष्ट्रवाद क्या होता है, एक भावना है, ठीक है, राष्ट्र, एकता, समूह पहचान और राजनीतिक चेतना का क्या है, एक विचार है राष्ट्रवाद। फिर उसके बाद आप भारत में राष्ट्रवाद के उदय के बारे में बता देंगे, ठीक है, भारत में राष्ट्रवाद का उदय कैसे हुआ इस बारे में आप डिटेल दे देंगे, कि औपनिवेशिक शासन के विरुद्ध संघर्ष, राष्ट्रीय आंदोलन और जागृति की प्रक्रियाओं ने क्या करा था, भारत में राष्ट्रवाद के आंदोलन का उदय किया था। तीसरा पॉइंट आपका यहाँ पे बन जाएगा कि सबल्टन स्टेटिज का उद्भव, ठीक है, तो इसका उद्भव की रणजीत गुहा और अन्य विद्वानों द्वारा, जो आप कह सकते हैं कि प्रतिभाशाली थे, इतिहास लेखन की आलोचना करी, ठीक है, इस चीज का उद्भव आप यहाँ पे बता सकते हैं। चौथा पॉइंट आप बता सकते हैं कि सबल्टन दृष्टिकोण के मूल तर्क कौन कौन से होते हैं, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे मेनली क्वेश्चन में दो चीजें पूछी गई हैं। पहला पूछा गया है कि राष्ट्रवाद क्या है, और उसके बाद राष्ट्रवाद में जो सबल्टन उपागम है उसके बारे में बताना है। तो हमने राष्ट्रवाद के बारे में दो चीजें बता दी, उसके बाद हम आगे जो सबल्टन दृष्टिकोण है उसके यहाँ पे तर्क दे सकते हैं। फिर पांचवा पॉइंट बन जाएगा जन संघर्ष और स्वायत्ता, ठीक है, जनता के द्वारा किया गया संघर्ष और स्वायत्ता मतलब स्वयं की स्वतंत्रता के लिए जो चीजें की जाती है वो सारी चीजें। फिर आ जाता है छठा पॉइंट, इलीट राष्ट्रवाद की सीमाएं, जो इलीट राष्ट्रवाद की सीमाएं हैं वो आप यहाँ पे बता सकते हैं। और सातवां पॉइंट आपका बन जाएगा कि सबल्टन आलोचना और योगदान। ये आपके टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन, जो क्वेश्चन है उसमें ये आप 7 पॉइंट बना सकते हैं। इन 7 पॉइंट के थ्रू अपना जो पूरा आंसर है वो आप यहाँ पे एक्सप्लेन कर सकते हैं, ठीक है। तो ये हो जाता है आपका क्वेश्चन नंबर 1। अब हम क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलते हैं, जिसमें पूछा गया है कि भारत के राष्ट्रीय स्वतंत्रता आंदोलन में आर्य समाज आंदोलन के योगदान पर चर्चा कीजिए, ठीक है। भारत का जो स्वतंत्रता आंदोलन, राष्ट्रीय स्वतंत्रता आंदोलन था, उसमें आर्य समाज आंदोलन की क्या योगदान रहा है वो आपको यहाँ पे बताना है। तो इसमें जो पॉइंट बनेंगे, पहला पॉइंट आपका बन जाएगा यहाँ पे कि सामाजिक सुधार और राष्ट्रवाद का जागरण, ठीक है। आप सामाजिक सुधार के बारे में बता सकते हैं और राष्ट्रवाद के जागरण के बारे में बता सकते हैं। उसमें आप क्या बताएंगे, हम यहाँ पे छोटा सा आपको देखने को मिलेगा कि हमने एक्सप्लेन किया है, आर्य समाज ने जाति पंथी, छुआछूत, सामाजिक बुराइयों का विरोध करके समाज में जागरूकता बढ़ाई, जिससे राष्ट्रीय चेतना मजबूत हुई, ठीक है। आप इसको और ज्यादा डिटेल में एक्सप्लेन कर सकते हैं। दूसरा पॉइंट बनेगा आपका कि शिक्षा के माध्यम से राष्ट्रीय भावना का विकास, तो शिक्षा दे देकर लोगों को राष्ट्रीय भावना का उनमें विकास करा गया कि भाई आपका जो मतलब देखिए, एक व्यक्ति तभी बहुत ज्यादा सोचेगा समझेगा जब वो थोड़ा शिक्षित होगा, ठीक है। तो शिक्षा दे देकर लोगों में राष्ट्र की भावना का विकास किया गया था। दयानंद सरस्वती आर्य समाज ने गुरुकुल, डीएवी, स्कूल, कॉलेज और राष्ट्रीय शिक्षा का प्रसार किया, जिसने युवकों को देशभक्ति की भावना, युवक हो गए या फिर उस समय के जो यंग पीपल थे उनमें जगाई। तीसरा पॉइंट बन जाएगा स्वदेशी और बहिष्कार आंदोलन का समर्थन। आर्य समाज ने विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार किया और स्वदेशी उद्योगों मतलब भारत के अंदर ही जो उद्योग थे, कंपनियां थी, उनको और ज्यादा बढ़ाया और जो विदेश से आ रही वस्तुएं थी उनका बहिष्कार किया था। इस चीज का उन्होंने संदेश दिया, जो राष्ट्रीय आंदोलन का मुख्य आधार भी बाद में जाके बना। चौथा पॉइंट आ जाता है संगठनात्मक शक्ति और जन चेतना। आर्य समाज ने समाज को संगठित किया और गांव गांव में शाखाएं बनाकर राष्ट्रीय आंदोलन हेतु जन समर्थन तैयार किया था, ठीक है। आर्य समाज ने क्या करा था भाई, समाज को संगठित किया, समाज में जो लोग इधर उधर थे, अलग अलग के पंथ के थे, ठीक है, उन सबको एक किया और गांव गांव जाकर गांव गांव में शाखाएं बनाई ताकि क्या हो सके, जन समर्थन मिल सके उन सबका। पांचवा पॉइंट आ जाता है क्रांतिकारी गतिविधियों को प्रेरणा। लाला हरदयाल, भगत सिंह, राम प्रसाद बिस्मिल जैसे कई क्रांतिकारी आर्य समाज से प्रभावित थे, जिसने क्रांतिकारी आंदोलन को बल दिया था, ठीक है। ये बड़े बड़े लोग हैं जो कि क्रांतिकारी लिस्ट में आप कह सकते हैं कि बहुत ज्यादा इनका नाम है। तो ये लोग ना आर्य समाज से काफी ज्यादा प्रभावित थे और जो भी क्रांतिकारी आंदोलन हुए बड़े बड़े, उन सब में इन लोगों ने अपना योगदान दिया और बल दिया था। छठा पॉइंट आ जाता है कि शुद्धि आंदोलन और सामाजिक एकता। आर्य समाज ने आर्य समाज के जो शुद्धि आंदोलन थे, उसने हिंदू समाज को क्या करा, एकजुट कर दिया था। हिंदू समाज उस समय काफी बटा हुआ था, तो हिंदू समाज को एकजुट करा, जिससे राष्ट्रीय एकता, राजनीतिक संगठन मजबूत हुए, ठीक है। जिससे एक क्या हुआ, राष्ट्र में एकता बनी, पूरे देश में जो एकता थी वो बढ़कर सामने आई और राजनीतिक संगठन और ज्यादा मजबूत हुए थे। फिर सातवां पॉइंट आपका यहाँ पे बन जाता है कि राजनीतिक भागीदारी एवं ब्रिटिश विरोधी दृष्टिकोण। आर्य समाज के नेता जैसे लाला लाजपत राय प्रत्यक्ष रूप से राष्ट्रीय स्वतंत्रता आंदोलन में सक्रिय रहे और ब्रिटिश शासन
का खुलकर उन्होंने क्या करा था, विरोध किया। लाला लाजपत राय पूरी तरह से जो राष्ट्रीय स्वतंत्रता आंदोलन चल रहा था उसमें वो आप कह सकते हैं कि पूरी तरह से एक्टिव थे और उन्होंने ब्रिटिश शासन के खिलाफ खुलकर उसका विरोध किया था। ठीक है, ये हो जाता है आपका क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 3 आता है जिसमें आपसे पूछा गया है कि भारत के राष्ट्रीय स्वतंत्रता संघर्ष में असहयोग आंदोलन के महत्व, कार्यक्रम और परिणामों का आलोचनात्मक विश्लेषण कीजिए। ठीक है, तो असहयोग आंदोलन जो चलाया गया था, ठीक है, उसके महत्व क्या थे, उसका कार्यक्रम क्या था और उसके क्या परिणाम निकल कर आए, ये सारी चीजें आपको एक ही क्वेश्चन के आंसर में एक्सप्लेन करनी है। ठीक है, तो यहाँ पे हमने इन्हें 7 पॉइंटों में लगभग एक्सप्लेन कर दिया है। तो मैं आपको बताता हूँ, पहला आएगा असहयोग आंदोलन की क्या पृष्ठभूमि और महत्व क्या था। मतलब पृष्ठभूमि मतलब बेस उसका क्या था, असहयोग क्यों हुआ, गांधी जी की उसमें क्या भूमिका है, जलियांवाला बाग हत्याकांड वे खिलाफत मुद्दे का प्रभाव, ये सारी चीजें आप बता सकते हैं। और इस आंदोलन का राष्ट्रीय संघर्ष पर क्या महत्व पड़ा था, ये आप, ये हो जाता है आपका पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट बनेगा कि असहयोग आंदोलन का मुख्य उद्देश्य क्या था। मतलब हर एक आंदोलन को करने का तो एक उद्देश्य तो होता ही है ना, तो उसका क्या उद्देश्य था। ब्रिटिश शासन के प्रति जन असहयोग, पूर्ण राजस्व की और कदम, जन चेतना और राजनीतिक जागरूकता का विस्तार करना उसका मुख्य उद्देश्य, मतलब उद्देश्य था। ठीक है, तीसरा पॉइंट बन सकता है असहयोग आंदोलन का कार्यक्रम क्या रहा है, तो सरकारी नौकरियां, न्यायालय, स्कूल कॉलेज का बहिष्कार करे जहां पे भाई विदेशी लोग थे, ठीक है, उनके द्वारा चलाया जा रहा था। विदेशी वस्त्रों का त्याग कर दिया गया, विदेशी वो जो स्वदेशी है, देश में बनने वाली जो चीजें हैं उनको और ज्यादा बढ़ावा दिया गया, जैसे चरखा खादी, सभाएं, प्रचार आदि चीजें की गई। चौथा पॉइंट बन जाता है जन सहभागिता और राजनीति सामाजिक प्रभाव। विद्यार्थियों, किसानों, मजदूरों, महिलाओं और जो मध्य वर्गीय लोग थे और व्यापारी थे, इन सबकी भागीदारी जरूरी थी आंदोलन को सर्वोपरि राष्ट्रीय बनाने के लिए। ठीक है, तो इन चीजों पे ध्यान दिया गया था। पांचवा पॉइंट आ जाता है आर्थिक व राजनीतिक प्रभाव। ब्रिटिश सरकार और आर्थिक जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी उसके ऊपर फाइनेंशियली चोट करने के लिए, ठीक है, फाइनेंशियली हमला करने के लिए भारतीय उद्योगों को बढ़ावा दिया गया, कांग्रेस का जन आधार बढ़ाना, ठीक है, राष्ट्रीयता की भावना को विस्तार करना, ये सारी चीजें की गई। छठा पॉइंट यहाँ पे आप एक्सप्लेन कर सकते हैं आंदोलन की क्या सीमाएं और आलोचनाएं थी। हिंसा की घटनाएं जैसे चोरा चोरी आंदोलन जो घटना हो गई थी, ठीक है, संगठनात्मक समस्याएं, ये सारी चीजें आंदोलन की सीमाएं थी और इन्हीं कारणों की वजह से आंदोलन की आलोचना भी की गई थी। ग्रामीण क्षेत्रों की सीमाएं, फिर कांग्रेस नेतृत्व का नियंत्रण तथा राजनीतिक अनुभव की कमी, क्योंकि जब ये सारी चीजें हो रही थी ना, उस समय भारत में जो भी बड़े बड़े नेता थे उनको पॉलिटिकली चीजें उतनी समझ में आती नहीं थी, क्योंकि वो लोग फर्स्ट टाइम ही नेता उसमें आए थे। ठीक है, उससे पहले जब ब्रिटिश गवर्नमेंट आई थी उससे पहले राजा का शासन था, तो जो राजनीतिक व्यवस्था थी वो नहीं थी कि भाई मंत्री हो गए, ठीक है, मंत्री का मतलब जो नेता हो गए, ये सारी चीजें नहीं थी। ठीक है, तो वो लोग क्या थे, उनके पास राजनीतिक जो अनुभव था वो कम था। सातवां पॉइंट बन जाएगा आंदोलन के परिणाम और ऐतिहासिक महत्व। आंदोलन का स्थगन, उसकी क्या असफलताएं निकल के सामने आई, क्या सफलताएं निकल के सामने आई, ये आप एक एक पॉइंट, दो दो पॉइंट में बता सकते हैं। जन जागरण, गांधी जी का विचारधारा जो थी उसका प्रसार हुआ, इस चीज को आप बता सकते हैं। और स्वतंत्रता संघर्ष का निर्णायक मोड़ निकलकर सामने आया था, तो ये आप बता सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 आ जाता है, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन ने उदारवादी संविधानवादियों की भूमिका तथा योगदान का विश्लेषण कीजिए। ठीक है, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में जो उदारवादी संविधानवादी थे उनकी क्या भूमिका रही और उनका क्या योगदान रहा, ये आपको यहाँ पे बताना है। इसको हम 7 पॉइंटों में एक्सप्लेन कर देते हैं। पहला पॉइंट आप बता सकते हैं, संवैधानिक एवं शांतिपूर्ण तरीके पर जोर दिया गया। ठीक है, उदारवादी ने राजनीतिक संघर्ष को संवैधानिक, वैधानिक, याचिका, प्रार्थना निवेदन और बहिष्कार रहित शांतिपूर्ण उपायों के माध्यम से आगे बढ़ा। ठीक है, जो भी संवैधानिक और जो आप कह सकते हैं ना कि जो उदारवादी लोग थे, जो संविधानवादी भी थे, ठीक है, तो उन्होंने जो भी ये सारी प्रोसेस चलाई गई थी, ठीक है, राजनीतिक संघर्ष चलाया गया था, इसको बड़े शांति से चलाया ताकि कोई संघर्ष ना हो, किसी प्रकार का बहिष्कार ना हो, किसी प्रकार की आप कह सकते हैं ना कि हानि ना पहुंचे लोगों को। तो इसीलिए उन्होंने ये सारी चीजें शांतिपूर्ण ढंग से चलाई थी। उसके बाद दूसरा पॉइंट आप बता सकते हैं कि राजनीतिक चेतना और आधुनिक राष्ट्रीय प्रचार विचार का प्रसार, प्रेस, सार्वजनिक सभाएं, कांग्रेस अधिवेशन, ठीक है, राजनीतिक लेखन द्वारा राष्ट्रीय चेतना को व्यापक बनाया गया। ठीक है, इन सब चीजों से राजनीतिक चेतना और आधुनिक राष्ट्रीय विचार का प्रसार किस प्रकार से किया गया, प्रेस में किया गया। ठीक है, उस समय जो मीडिया थी उसके द्वारा। फिर सार्वजनिक सभाएं, जो नेता थे वो
आप कह सकते हैं ना कि एक गांव में गए, फिर वहां पे उन्होंने पूरी सभा करी, फिर वहां पे लोगों को समझाया चीजें, ठीक है। उसी प्रकार से कांग्रेस का अधिवेशन, कांग्रेस के द्वारा किए गए जो बड़े बड़े अधिवेशन थे, ठीक है, वो सारी चीजों ने क्या करा था, लोगों को और ज्यादा अपनी तरफ, आप कह सकते हैं कि जब प्रचार करते हैं, प्रचार प्रसार करते हैं, तो उसको अपनी तरफ खींचा था। फिर आता है तीसरा पॉइंट, प्रतिनिधित्व और प्रशासनिक सुधार की मांग। भारतीयों के लिए विधायिकाओं में अधिक प्रतिनिधित्व, आईसीएस परीक्षा में समान अवसर और प्रशासनिक जवाबदेही की मांग उठाई गई थी, ठीक है। उस समय क्या था, उस समय ना जब ब्रिटिश शासन चल रहा था, तो ज्यादातर चीजें ना ब्रिटिश शासन के अकॉर्डिंग ही चलाई जा रही थी, उनके द्वारा चुने गए लोग ही सत्ता में थे, ठीक है, उनके द्वारा किए गए काम ही ज्यादा महत्वपूर्ण थे, ठीक है, वही बड़े फैसले लेते थे। तो इस चीज को कम करने के लिए भारतीयों के लिए विधायिका में ज्यादा से ज्यादा प्रतिनिधित्व हो, ठीक है। आईसीएस के जो बड़े बड़े एग्जाम हो रहे थे उस समय, ठीक है, उन एग्जामों में भारतीयों को अवसर दिया जाए, किनके मुकाबले, जो अंग्रेज थे उन्हीं के मुकाबले भारतीयों को अवसर दिया जाए, क्योंकि भाई भारत के लोग ही, लोगों के ऊपर अगर राज्य व्यवस्था चलाई जा रही है तो भारत के लोग उसमें शामिल तो होने चाहिए। तो इसीलिए ये सारी चीजें की गई। फिर प्रशासनिक जवाबदेही में भी मांग मांगी गई थी। चौथा पॉइंट आप बता सकते हैं, आर्थिक शोषण का वैज्ञानिक विश्लेषण, ठीक है, आप ये पॉइंट पढ़ सकते हैं, हम आगे बढ़ते हैं। पांचवा पॉइंट आप एक्सप्लेन कर सकते हैं, संसदीय सुधारों के लिए दबाव किया गया था, 1909 तक के सुधार, ठीक है, संसदीय सुधारों के लिए, संसद की जो व्यवस्था थी उसमें सुधार हो सके, इसके लिए दबाव दिया गया। छठा पॉइंट आ जाता है, कानूनी, संवैधानिक तथा राजनीतिक शिक्षा पर प्रदान करना, ठीक है, कानूनी, संवैधानिक और राजनीतिक जो एजुकेशन है वो लोगों को दी जाए, समझाया जाए, इस चीज के लिए उसके ऊपर जोर दिया गया था। इन्होंने क्या करा था, भारतीय जनता को आधुनिक राजनीतिक अवधारणाएं जैसे अधिकार के बारे में, स्वशासन के बारे में, नागरिक स्वतंत्रता, संवैधानिक व्यवस्था की आवश्यकता के प्रति शिक्षित किया। फिर सातवां पॉइंट आ जाता है, अगली पीढ़ी के उग्रवादियों और स्वराज आंदोलन की नींव तैयार कर, उदारवादियों के द्वारा निर्मित राजनीतिक मंच आईएनसी प्रशिक्षण, बहस संवाद और प्रशासनिक आलोचना ने आगे क्रांतिकारी उग्रवादी गांधी युग के आंदोलनों को वैचारिक आधार बनाया था, ठीक है। बाद में जो बड़ी बड़ी, आप कह सकते हैं ना कि देखिए उस समय जो चला चला, उन लोगों ने आने वाली पीढ़ी, मतलब अगली पीढ़ी के लिए एक बेस तैयार करा था, ठीक है, जिसमें भाई क्रांतिकारी भी हुए, उग्रवादी भी हुए, और गांधी युग में जो आंदोलन हुए थे उनके जो विचार थे, चीजों को यूज करके लोगों ने आगे काम किया। क्वेश्चन नंबर 5 आता है, जिसमें पूछा गया है कि भारत के स्वतंत्रता आंदोलन में महात्मा गांधी के सवर्णीय अवज्ञा आंदोलन पर एक निबंध लिखना है, ठीक है। तो भारत की स्वतंत्रता में जो सवर्णीय, महात्मा गांधी द्वारा सवर्णीय अवज्ञा आंदोलन चलाया गया था, उसके ऊपर आपको एक निबंध लिखना है, ठीक है। तो ये 7 पॉइंट आप उस निबंध में एक्सप्लेन कर सकते हैं अपनी साइड से। निबंध में शामिल किए जाने वाले जो मुख्य बिंदु हैं या फिर मेन पॉइंट्स हैं वो ये हो सकते हैं, ठीक है। पहले आप सवर्णीय अवज्ञा आंदोलन की पृष्ठभूमि का और उसके कारणों के बारे में बता देंगे, ठीक है। दूसरे में आप बता देंगे महात्मा गांधी की भूमिका और जो दांडी यात्रा या दांडी मार्च करी गई थी उसके बारे में आप बता देंगे, ठीक है। तीसरे में आप बता देंगे आंदोलन का विस्तार और जन भागीदारी, आंदोलन को ज्यादा से ज्यादा बढ़ाया गया और ठीक, और जनता को उसमें जोड़ा गया, जन भागीदारी की गई, जिसमें भाई किसान, विद्यार्थी, महिलाएं, व्यापारी और आम जनता बड़े स्तर पर जुड़े थे। चौथे में आप बता देंगे ब्रिटिश सरकार की प्रतिक्रिया और दमन, ठीक है, ब्रिटिश सरकार के द्वारा किए गए जो काम थे, जैसे कि गिरफ्तारियां कर ली गई, लाठीचार्ज किया गया, प्रेस के ऊपर पूरी तरह से नियंत्रण कर लिया गया था, गांधी इरविन समझौते किए गए, ये सारी चीजें की गई थी। पांचवें में आप क्या बताएंगे, गांधी इरविन समझौता जो कि 1931 में हुआ था, इसमें क्या था भाई, इसमें कई सारी चीजें हुई होंगी तो वो आप बता सकते हैं। आंदोलन का स्थगन कर दिया गया, गोलमेज सम्मेलन हुआ, ठीक है। फिर समझौते की सीमाएं और जो परिणाम थे वो सारे बता देंगे आप। छठे पॉइंट में आप बता देंगे आंदोलन की असफलताएं और जो उसकी सीमाएं थी, ये आप एक्सप्लेन कर देंगे। देखिए ये जो पॉइंट है ना, इन पॉइंटों को आपको बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं करना, आप 4 से 5 पॉइंटों में, मतलब 4 से 5 लाइन में एक पॉइंट को कवर अप करेंगे, इस हिसाब से आपके जो 6 या 7 पॉइंट जो है आंसर के, वो काफी अच्छा खासा स्पेस ले लेंगे और आपका जो आंसर है वो लमसम काफी, हो सकता है थोड़ा बड़ा सा दिखाई देगा, तो आप उस हिसाब से उसको लिख पाएंगे, ठीक है। तो छठा पॉइंट आप क्या बताएंगे, आंदोलन की जो असफलताएं निकलकर सामने आई और जो सीमाएं निकलकर सामने आई वो आप बता देंगे। सातवें पॉइंट आ जाता है सविनय अवज्ञा आंदोलन का महत्व क्या था और उसके क्या प्रभाव निकलकर सामने आए, ये आप बता सकते हैं, ठीक है। इन पॉइंटों को आप पॉज करके वीडियो को पढ़ सकते हैं। हम अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। छठा क्वेश्चन आ जाता है यहाँ पे आपका, भारत के राष्ट्रीय आंदोलन में कांग्रेस समाजवादियों की भूमिका और योगदान का विश्लेषण कीजिए, ठीक है। भारत का जो राष्ट्रीय आंदोलन चल रहा था उसमें कांग्रेस के जो समाजवादी थे
उनकी क्या भूमिका थी वो आपको यहाँ पे बतानी है। ठीक है, यहाँ पे देखिए हमने भूमिका को थोड़ा थोड़ा एक्सप्लेन किया है, तो वो आप यहाँ पे पढ़ सकते हैं। हम आपको पॉइंट बाय पॉइंट समझाते हैं। कांग्रेस समाजवादियों की क्या भूमिका रही है, तो पहला पॉइंट आपका यहाँ पे बनेगा कांग्रेस समाजवादी पार्टी की स्थापना और उसका उद्देश्य। पहले पॉइंट में आप बताएंगे कि भाई कांग्रेस की जो समाजवादी पार्टी थी उसकी स्थापना किस प्रकार से हुई, उसका क्या उद्देश्य था, मतलब स्थापना होने का उद्देश्य क्या था। आप इस चीज को एक्सप्लेन करेंगे पहले पॉइंट में, और फिर बचे हुए 6 पॉइंटों में आप अपना आंसर भी एक्सप्लेन कर सकते हैं। दूसरे में आप बता देंगे कि कांग्रेस को वामपंथी दिशा प्रदान करना, जो कांग्रेस थी उसको वामपंथी दिशा प्रदान करी गई, किसके द्वारा की गई। ठीक है, तो ये आप यहाँ पे बता देंगे। तीसरा आपका यहाँ पे बन जाएगा किसान मजदूर आंदोलन को राष्ट्रीय आंदोलन से जोड़ा, जो किसान और जो मजदूर आंदोलन चल रहा था उसको राष्ट्र मतलब देश के आंदोलन से जोड़ना, तो ये आ जाता है सीएसपी के द्वारा। ठीक है, चौथे पॉइंट में आप बता देंगे व्यापक जन आंदोलन और प्रत्यक्ष कार्रवाई पर जोर दिया गया था। बहुत बड़े स्तर पर जन आंदोलन किया गया और प्रत्यक्ष कार्रवाई की गई थी। सातवां पॉइंट आ जाता है आपका क्रांतिकारी व समाजवादी विचारों का प्रसार। ठीक है, क्रांतिकारी विचारों का प्रसार, वो सॉरी विचारों का जो ज्यादा से ज्यादा फैले थे, और फिर समाजवादी विचार जो थे ज्यादा से ज्यादा फैले थे, किनके द्वारा फैले गए, क्या व्यवस्था थी, ये आप यहाँ पे बता सकते हैं। छठा पॉइंट आ जाता है अंग्रेजी शासन के खिलाफ भूमिगत गतिविधियां। ठीक है, अंग्रेजी शासन के खिलाफ जिन लोगों ने भी भूमिगत गतिविधियां की थी वो आप यहाँ पे बना सकते हैं। सातवां पॉइंट आ जाता है स्वतंत्रता के बाद वैकल्पिक राजनीतिक दृष्टि का निर्माण। स्वतंत्रता जब मिली तो उस मतलब स्वतंत्रता के बाद की बात करें हम यहाँ पे, तो जो वैकल्पिक राजनीतिक दृष्टि का निर्माण हुआ था वो आप यहाँ पे बता सकते हैं। ठीक है, तो छठा क्वेश्चन हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 7 आता है कि भारत के राष्ट्रीय स्वतंत्रता संघर्ष में श्रमिक आंदोलन की भूमिका पर विवेचना कीजिए। भारत का जो स्वतंत्रता आंदोलन चल रहा, ठीक है, संघर्ष चल रहा था, तो उसमें श्रमिक आंदोलन की क्या भूमिका रही है वो आप यहाँ पे बता सकते हैं। श्रमिक मतलब आप कह सकते हैं ना कि वो वर्कर आंदोलन, वर्करों के द्वारा किए गए आंदोलन जो थे वो। तो पहला पॉइंट आपका यहाँ पे बनेगा कि औद्योगिकीकरण और श्रमिक वर्ग का उद्भव। ज्यादा से ज्यादा इंडस्ट्रियलाइजेशन किया गया, उसके बाद जो श्रमिक वर्ग था वो उभर कर सामने आया था, क्योंकि भाई उन्हें उस समय काफी ज्यादा प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती थी। तो अब जब ज्यादातर लोग एक प्रॉब्लम को फेस करेंगे तो वो लोग उसके लिए खड़े होंगे ही होंगे। ठीक है, तो ये हुआ, जो श्रमिक वर्ग था उसका उद्भव हुआ, वो निकल के सामने आया। दूसरा दूसरा पॉइंट आपका यहाँ पे बनेगा श्रमिक आंदोलन का प्रारंभिक स्वरूप और ब्रिटिश शासन के विरुद्ध असंतोष। जो श्रमिक आंदोलन था उसका शुरुआत में मतलब जब स्टार्ट ही हुआ था तो उसका स्वरूप कैसा था आपको ये बताना है। दूसरा, ब्रिटिश शासन के विरुद्ध जो असंतोष उनके लिए था, जैसे लंबे कार्य घंटे, ज्यादा से ज्यादा लोगों से काम कराया जाता था, खराब स्थिति में कराया जाता था। ठीक है, श्रमिक अधिकारों के अभाव, मतलब जो काम कर रहे थे उनके पास अपने अधिकार भी नहीं थे कि वो अपने अधिकारों को कुछ प्रयोग करके अपनी लाइफ को हल्का बना सके, नहीं, उनसे बस ज्यादा से ज्यादा काम निकलवाया जाता। तो ये सारी चीजें आप उसमें एक्सप्लेन कर सकते हैं। तीसरा पॉइंट आ जाता है राष्ट्रीय नेताओं की भूमिका और आंदोलन को स्वतंत्रता संघर्ष से जोड़ना। जो बड़े बड़े नेता थे, राष्ट्र के जो नेता थे, देश के जो नेता थे, ठीक है, उनकी क्या भूमिका थी इस आंदोलन को राष्ट्र स्वतंत्रता आंदोलन से जोड़ने की, ये आप यहाँ पे बता सकते हैं, उन्होंने किस प्रकार से ये सारी चीजें की थी वो। चौथा पॉइंट आता है गांधी युग के दौरान श्रमिक आंदोलन का विस्तार हुआ था। जब गांधी जी का युग चल रहा था तो उस समय ही जो श्रमिक आंदोलन था उसका विस्तार हुआ था, तो उसके बारे में आप यहाँ पे बात कर सकते हैं। पांचवा पॉइंट आ जाता है ट्रेड यूनियन आंदोलन का विकास। ट्रेड यूनियन मतलब होती है ना, ट्रेड यूनियन एक प्रकार से आप ये कह सकते हैं कि पूरी की पूरी यूनियन बना ली गई थी। जैसे कि 1920 में अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना ने श्रमिक असंतोष को संगठित, वैचारिक और राष्ट्रीय स्वरूप प्रदान किया था। ठीक है, जो भी श्रमिक थे, जो भी भाई वर्कर थे, वो असंतोष का प्रकट कर रहे थे अपना, तो उन सबको साथ में लाया, उनको वैचारिक और राष्ट्रीय जो रूप है वो उनको प्रदान किया था। छठे पॉइंट में आप यहाँ पे बता देंगे स्वतंत्रता आंदोलन में सक्रिय भागीदारी, असहयोग, संविज्ञ और भारत छोड़ो आंदोलन। ठीक है, जो भी स्वतंत्रता आंदोलन था उसमें सक्रिय भागीदारी निभाई गई थी, जैसे कि असहयोग आंदोलन हो गया, संविज्ञ आंदोलन हो गया, भारत छोड़ो आंदोलन हो गया, तो ये सारी चीजें। सातवें पॉइंट में आप बता देंगे श्रमिक आंदोलन का राष्ट्रवादी चरित्र और जनाधार का विचार। ठीक है, श्रमिक आंदोलन का जो राष्ट्रवादी चरित्र था वो और जनाधार का जो विचार था वो आप यहाँ पे एक्सप्लेन कर देंगे। तो ये हो जाता है आपका सातवां क्वेश्चन। आठवां क्वेश्चन आता है भारतीय राजनीति में सांप्रदायिकता के उदय के मुख्य कारकों पर चर्चा कीजिए। ठीक है, सांप्रदायिकता का उदय किस प्रकार से हुआ, आपको इन पॉइंटों पे एक्सप्लेनेशन देनी है। पहला आप बता देंगे औपनिवेशिक शासन की
फूट डालो राज करो की नीति, ठीक है। जब ब्रिटिश सरकार यहाँ पे आई थी तो उन्हें पता था कि यहाँ पे लोग अलग अलग जाति व्यवस्था को मानते हैं, ठीक है। तो अगर हम इन सब में फूट डाल देते हैं तो हम अच्छे से राज कर पाएंगे, इसीलिए फूट डालो राज करो की नीति को अपनाया गया था। डिवाइड एंड रूल वाली जो नीति थी उसको। दूसरा पॉइंट बनेगा अलग अलग धार्मिक समुदायों के लिए पृथक निर्वाचन प्रणाली, ठीक है। अलग अलग धार्मिक, जितने भी धार्मिक समुदाय थे उन सबके लिए निर्वाचन करने के लिए अलग अलग प्रणाली को लाया गया था, जिससे क्या हुआ था कि भाई अब सपोज करिए कि आज जैसे हम भारत की बात करें तो आज कोई धार्मिक रूप से पृथक निर्वाचन प्रणाली तो है नहीं। आज सभी लोग एक ही जगह पे एक ही व्यवस्था को अपनाते हैं। तो उस समय क्या था भाई, कुछ लोग जो धर्म के अलग हैं वो अपने हिसाब से वोट दे रहे हैं, कुछ लोग अलग वोट दे रहे हैं, तो सबका जो कॉमन वोट था वो नहीं मिल पा रहा था, ठीक है। तो इसीलिए लोग सत्ता में नहीं आ पा रहे थे, इसीलिए उन्होंने ये व्यवस्था अपनाई थी। तीसरा आ जाता है ऐतिहासिक और सांस्कृतिक विस्तार का सांप्रदायिक व्याख्यान, ये आप बता सकते हैं। चौथे पॉइंट में आ जाता है राजनीतिक दलों द्वारा वोट बैंक की राजनीति, जो पॉलिटिकल पार्टीज थी उनकी वोट बैंक की जो राजनीति चल रही थी वो। पांचवें में आप बता देंगे सामाजिक आर्थिक असमानताएं और सुरक्षा की जो भावना थी। छठे में आप एक्सप्लेन कर सकते हैं धार्मिक संगठनों और कट्टरपंथी समूहों की क्या भूमिका रही है इसमें, यह। और सातवां लास्ट पॉइंट आप बताएंगे दंगा राजनीति एवं मीडिया अफवाहों का उकसाऊ भूमिका। जो भी दंगे राजनीति थी वो, या फिर मीडिया के द्वारा, या फिर कोई अफवाह उड़ा दी गई उसने लोगों को उकसा दिया, तो ये सारी चीजें देखने को मिली थी। क्वेश्चन नंबर 9 आता है जिसमें आपसे पूछा गया है भारत के राष्ट्रीय आंदोलन में महिलाओं की भागीदारी और भूमिका पर चर्चा कीजिए। महिलाओं की क्या भूमिका थी, भागीदारी थी, इसके ऊपर बात करें तो पहला आप यहाँ पे पॉइंट बता सकते हैं प्रारंभिक चरण में महिलाओं की भागीदारी, जो जब शुरुआत हुए थे, ठीक है। ऐसा कौन सा चरण था जब महिलाओं ने भाई भागीदारी अपनी दी, तो ये आप एक्सप्लेन कर सकते हैं। फिर स्वदेशी आंदोलन में सक्रिय भूमिका, जो स्वदेशी आंदोलन था उसमें महिलाओं ने अपनी सक्रिय भूमिका निभाई थी, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं। तीसरे में आप बताएंगे गांधीवादी आंदोलन व्यापक जन भागीदारी, इस पॉइंट के बारे में आप एक्सप्लेन कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे मैं आपको पॉइंट पढ़ के बता रहा हूँ, आप इन पॉइंटों को समझ सकते हैं। नीचे थोड़ी सी एक्सप्लेनेशन दी गई है, आप उसको पढ़ के अपना आंसर भी बना के लिख पाएंगे। चौथे पॉइंट में बताया गया है असहयोग सविनय अवज्ञा और भारत छोड़ो आंदोलन में नेतृत्व किया था, ठीक है। तो इसमें जो महिलाएं थी जिन्होंने नेतृत्व किया था उनके बारे में आप बात कर सकते हैं। पांचवें पॉइंट में आप बता सकते हैं क्रांतिकारी गतिविधियों में योगदान। छठे में आप बताएंगे संगठनात्मक एवं सामाजिक भूमिका, ठीक है। और सातवां पॉइंट आपका बनेगा राष्ट्रीय आंदोलन के प्रभाव और परिणाम, ठीक है। राष्ट्रीय आंदोलन के क्या प्रभाव पड़े थे और क्या परिणाम था, ये आप यहाँ पे बता सकते हैं, ठीक है। ये हो जाता है। तो आपके 9 क्वेश्चन हो जाते हैं। 10वां जो क्वेश्चन आपका बनेगा वो क्वेश्चन नंबर ये रहेगा जिसमें आपको शॉर्ट नोट के लिए 4 टॉपिक दे दिए जाएंगे। 4 में से कोई भी 2 टॉपिक के ऊपर आपको शॉर्ट नोट लिखने होंगे, किन्हीं भी 2 टॉपिक के ऊपर, ठीक है। तो टॉपिक तो चेंज होते रहते हैं, क्या आप जितने भी छोटे टॉपिक है वो सारे आप पढ़ के जाइएगा, ठीक है। जैसे कि 2 राष्ट्र सिद्धांत हो गया, या फिर भारत छोड़ो आंदोलन हो गया, ब्रह्म समाज हो गया, या फिर समाजवादी उपागम हो गए। तो ये सारी चीजें बार बार पूछे जा सकती हैं, तो आप इनको जरूर पढ़ के जाइएगा। उसके साथ साथ यहाँ पे आपका जो क्वेश्चन पेपर है वो कंप्लीट हो जाता है विद सिलेबस। अगर आपको कोई भी डाउट है, क्वेश्चन से रिलेटेड कुछ समझ में नहीं आया, आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा। आप अपना क्वेश्चन नंबर हमें बता दीजिएगा, हम आपको कमेंट बॉक्स में ही उसका आंसर, जितना डिटेल वर्जन में तो नहीं बट जितना ईजी वर्ड्स में हो पाएगा हम उतनी ज्यादा आपको एक्सप्लेन करके वहीं पे समझा देंगे, ठीक है। साथ के साथ डिस्क्रिप्शन बॉक्स जरूर चेक करिएगा, थर्ड सेमेस्टर के और सब्जेक्ट्स के नोट्स अवेलेबल हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। और हमारे ऐप को जरूर डाउनलोड करिए, ऐप का नाम है द लर्नर्स कम्युनिटी TUSL, ठीक है। ऐप में आपको काफी सारी चीजें देखने को मिल जाएंगी। अभी हमारे 5K प्लस डाउनलोड्स हो चुके हैं, हम चाहते हैं कि ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट तक पहुंचे, तो आप लोग इसको शेयर भी करिएगा और अपना रिव्यू जरूर दीजिए। अगर आपको कोई भी सब्जेक्ट के नोट्स की जरूरत है आप लोग हमें रिव्यू में बताइए, हम आपको रिव्यू में जितना जल्दी नोट्स प्रोवाइड हो सकेगा प्रोवाइड करके रिप्लाई देंगे। साथ के साथ टेलीग्राम इंस्टाग्राम पे आप लोग हमारे साथ जुड़ जाइए, यूट्यूब को सब्सक्राइब कर लीजिए, और नोट्स का स्टोर आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई लिंक पे मिल जाएगा, चेकआउट जरूर करिएगा। मिलता है अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर विजिटिंग ऑन माय चैनल गाइस।